हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पाथ आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहती हैं। ओके, अभी पाथ आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हम एक रिवीजन सीरीज चला रहे हैं जिसमें विभिन्न विषयों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उसको हम कवर कर रहे हैं। और एक रिवीजन है, यानी कि थोड़ा हम फास्ट मोड पे चलेंगे और महत्वपूर्ण पहलुओं को ही ध्यान में रखेंगे। और जो भी आपके पिछले वर्ष जो भी एग्जाम्स हुए हैं जिसमें आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हीं टॉपिक्स को हम कवर करते चल रहे हैं। ओके, यहाँ पर अभी हम पंचायती राज एवं नगरीय निकाय से संबंधित 2 लेक्चर्स हम लोग देख चुके हैं। आज एक और महत्वपूर्ण लेक्चर आप सभी के सामने हम लेकर के आए हैं। ओके, पंचायती राज एवं नगरीय निकाय के पहले लेक्चर में हम लोगों ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात की थी कि ग्रामीण निकाय और शहरी निकाय कौन से होते हैं और किस प्रकार से कितनी जनसंख्या के आधार पर उन निकायों में उनको विभाजित किया जाता है। ओके, जिसमें हम लोगों ने 3 स्तरीयों की सारी चीजों के बारे में बात की थी, नगर पंचायत, फिर नगर पालिका और फिर आपके नगर निगम, ये सारी चीजों के बारे में हमने बात की। ओके, फिर हमने बात की कि किस प्रकार से पंचायती राज से संबंधित अलग अलग समितियों का गठन हुआ और फिर कैसे पंचायती राज जो संस्थाएं के संबंधित जो भी प्रावधान दिए गए, जो सिफारिशें की गई, सलाह दी गई समितियों के माध्यम से, उसमें बलवंत राय मेहता कमेटी आपके, उसके बाद फिर आपका BR राव कमेटी और बहुत सारे आपके जो कमिटीज हैं यहाँ पर, है ना, उनके प्रमुख प्रावधानों से संबंधित जो क्वेश्चन आए हुए हैं, कई बार क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। और फिर अशोक मेहता कमेटी के बारे में बात की, फिर आपकी एक दांतेवाला कमेटी आई, फिर आपकी भूरिया कमेटी आई जिसकी वजह से 1996 में पेशा एक्ट आपका लाया गया। ठीक है, पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया। ओके, उसके बाद फिर हमने बात की कि किस प्रकार से पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिकीकरण किया गया। ओके, उसके लिए कौन कौन सी सरकारों ने प्रयास किए, जिसमें राजीव गांधी सरकार का हमने एक पॉइंट देखा कि उन्होंने लोकसभा में तो उसकी सरकार जो है उन्होंने पास करवा दी थी इस पंचायती राज के संवैधानिकीकरण से संबंधित प्रावधान को, अधिनियम को, बिल को, सॉरी विधेयक को, और वो आपका राज्यसभा में जो है पास नहीं हो पाया। और उसके बाद फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई, इनकी खुद की सरकार गिर गई तो लोकसभा में भी पास नहीं हो पाई। और उसके बाद फिर आए आपके कौन, PV नरसिम्हा राव की सरकार, जिन्होंने पंचायती राज के संवैधानिकीकरण से संबंधित जो विधेयक है उस वहां पर ये पास हुआ, पारित हुआ और वही आपका अधिनियम सामने आया, एग्जिस्ट हुआ, जिसके जरिए भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक संस्था के रूप में दर्जा दिया गया। ओके, हमने बात की कि कौन सा संविधान संशोधन करना पड़ा हमको, तो 73rd और 74th आपको याद रखना है। उसके बाद फिर अलग अलग तारीखें हमको याद रखनी है। पंचायती राज दिवस हम लोग 24 अप्रैल 1993 को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि उसी दिन जो है आपका पंचायती राज अधिनियम जो है लागू हुआ और यहाँ पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था सही मायनों में उसकी शुरुआत हुई। उसके बाद फिर हमने देखा कि भाग 9 में पंचायती राज ग्रामीण निकाय से संबंधित प्रावधान है, भाग 9 क ये आपका जोड़ा गया नगरीय निकायों से संबंधित प्रावधानों के लिए। फिर ये 11वीं अनुसूची में है, वो 12वीं अनुसूची में है। आर्टिकल हम याद कर चुके हैं 243 से लेकर 243O तक ग्रामीण निकाय और 243P से लेकर के 243ZG तक ये आपका नगरीय निकाय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ओके, कुल कितने विषय यहाँ पे शामिल हैं तो याद रखिएगा 29 विषय शामिल हैं ग्रामीण निकाय में और 18 आपके शामिल हैं किसमें, म्युनिसिपल और अर्बन बॉडीज यानी कि शहरी निकायों में। ठीक है, यहां तक हमने बात की थी। फिर अगले सेशन में हमने बात की थी किसके बारे में, आर्टिकल्स हमने याद किया था, ट्रिक्स से याद किया था, बहुत आसान तरीके से याद किया था। अगर आप लोगों ने ये 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो 2 वीडियोस देख लीजिए और उसके बाद फिर इस वीडियो लेक्चर को जरूर सुनिएगा। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बता दूं मैं आपको। देखिए, बहुत सारे एग्जाम्स में यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं इस पॉइंट को लेकर के कि कौन से जो पदाधिकारी हैं आपके ग्रामीण निकाय से संबंधित उनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है या अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। कई बार ये प्रश्न आया है, मैं आपको बता दूं। देखिए, ग्रामीण निकायों की जब बात करते हैं कि जो 3 आपके स्तर हैं ग्रामीण निकायों के, जिसमें सबसे नीचे आपका आता है क्या, ग्राम पंचायत आता है और उसके बाद फिर आता है क्या, जनपद पंचायत आता है और जनपद पंचायत के बाद जो सबसे ऊपर आपका एक आता है पंचायत का तीसरा प्रमुख स्तर, वो है आपका जिला पंचायत। ओके, तो ये 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कुल जो पदाधिकारी वो कितने हैं, वो 9 हैं। देखिए आप जरा ये देखिए, पंच, सरपंच और आपका उप सरपंच। ओके, है ना। फिर से मैं बता दूं, जो भी अभी आपने वीडियो स्टार्ट किया हो, मैं आपको बता दूं कि बाइलिंगुअल है, कंटेंट आपको इंग्लिश में जरूर दिख रहा है लेकिन ये आपका हिंदी माध्यम में भी ये आपके सामने हम रख रहे हैं। ओके, तो हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए, दोनों माध्यम के बच्चों के लिए बहुत अच्छी वीडियो ये आपकी होने वाली है। ओके, चलिए, जनपद पंचायत में कौन कौन होता है, तो जनपद पंचायत
के सदस्य होते हैं, फिर उन्हीं सदस्यों में से चुना जाता है एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। और फिर जिला पंचायत में भी वही आपका आ जाएंगे, जिला पंचायत सदस्य और फिर अध्यक्ष और आपके उपाध्यक्ष। तो 3 स्तरों में 3 3 9 कर दीजिए, टोटल 9 पदाधिकारी होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इन 9 में से हमको याद रखना है कि प्रत्यक्ष चुनाव जिनका होता है, यानी कि जो जिसको हम वोट देंगे, है ना, मतदान का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, उनको लेकर के आएंगे, चुनाव उनका होगा, निर्वाचित वो होंगे, वो यहां पर होते हैं कितने, 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं तो याद रखिएगा, ग्राम पंचायत में जो सीधा चुनाव होता है वो होता है प्रत्यक्ष चुनाव पंच के लिए और सरपंच के लिए, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर याद रखिएगा जनपद पंचायत के सदस्यों का चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है ना, ये आप हटा देंगे इसको, ठीक है, ये प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है इनका। और वैसे ही आपका जो जिला पंचायत के जो सदस्य हैं वो भी डायरेक्ट चुने जाते हैं, सीधे चुने जाते हैं, ओके, याद रखेंगे, है ना, याद रखेंगे, पंच, सरपंच, उसके बाद फिर जनपद और जिला में जो जनपद पंचायत सदस्य होगा और जो जिला पंचायत सदस्य होगा वही सीधे चुनाव उनका होता है, प्रत्यक्ष रूप से वो आते हैं, और बाकी जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से आएंगे। कहने का मतलब ये कि ये जो पंच चुने गए हैं निर्वाचन से, चुनाव से, उन्हीं पंचों में से किसी एक को उप सरपंच बनाया जाता है, यानी कि उप सरपंच का चुनाव कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा, यानी अप्रत्यक्ष होगा, याद रखिएगा, ओके। उसके बाद फिर वैसे ही जब जनपद पंचायत सदस्य जो चुन लिए जाते हैं निर्वाचन के माध्यम से जो आते हैं, उन्हीं में से ही एक अध्यक्ष बनता है, एक उपाध्यक्ष बनता है। तो अध्यक्ष जनपद पंचायत और उपाध्यक्ष जनपद पंचायत, इनका भी निर्वाचन कैसा होगा, अप्रत्यक्ष रूप से होगा, याद रखिएगा। और उसके बाद फिर जिला पंचायत सदस्य वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, मत के माध्यम से, मतदान निर्वाचन के माध्यम से, और उसके बाद फिर उन्हीं में से ही, उन्हीं जिला पंचायत सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है, याद रखिएगा, ओके। चलिए, तो यहां पर ये प्रश्न आते हैं, कई बार ये प्रश्न है, कूट वाले प्रश्न आए हैं कि इनमें से कौन प्रत्यक्ष चुना जाता है, इनमें से कौन अप्रत्यक्ष चुना जाता है। चारों के नाम, पांचों के नाम ऐसे आपको दे देगा और उसके फिर नीचे में कोड बनाएगा, ओनली 1 2 3, ओनली 3 2 1, ऐसा, ओके, याद रखिएगा। चलिए अगला हम लोग ले लेते हैं क्या, देखिए आपका जो विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत, ठीक है, इंडिया में अगर बात करोगे तो 3 स्तरीय जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत ये ग्राम पंचायत होता है, पंचायत समिति होती है और फिर जिला परिषद होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या है, छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत है और जिला पंचायत है। ग्राम पंचायत आपका क्या हो जाएगा, टोटल आपका लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से बताऊं, छत्तीसगढ़ में कुल कितने ग्राम पंचायत है, 11,664 है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनपद पंचायत टोटल कितने हैं, 146 हैं, और 33 जिले हैं, तो 33 जिला पंचायत आपको याद रखना है। फिर आपका रहता है क्या, सिक्योरिटी डिपॉजिट, यहां से कभी प्रश्न आया नहीं है, बस एक बार आप इसको देख सकते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है मैं बता दूं कि चुनाव लड़ते हैं तो एक न्यूनतम राशि आपको जमा करनी होती है जिसको जमानत राशि कहते हैं, ठीक है। अगर आपको मिनिमम नंबर ऑफ वोट मिल जाते हैं, जितनी की होती है आपकी डिसाइडेड होती है, निर्धारित होती है, तब आपका ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो आप वापस ले सकते हैं क्लेम के बाद। लेकिन अगर आप मिनिमम नंबर ऑफ वोट भी आपको नहीं मिला चुनाव में, तो ये सिक्योरिटी राशि आपकी जब्त कर ली जाती है, ओके। तो अलग अलग स्तरों पर अलग अलग आपका यहां पर है, याद रखिएगा। और एक और ट्रिक बता दूं याद करने के लिए कि आपका जो आरक्षित होता है वो आप क्या करें कि जो अनारक्षित के लिए जो जमानत राशि उसको आधा कर दीजिए, ये आपका मिल जाएगा 50 का 25, 1000 का 500। तो यहां से आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये प्रश्न नहीं आया हुआ है, अभी तक तो नहीं आया, ठीक है। सीधे हम लोग चलते बात करते हैं कि नंबर ऑफ वार्ड्स कितने होते हैं। तो देखिए क्या होता है कि वार्ड मतलब क्या कि अगर ग्राम पंचायत की बात करूं तो ग्राम पंचायत में कुल कितने पंच हो सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम कितने पंच हो सकते हैं, क्योंकि एक वार्ड, एक क्षेत्र में, एक पंचायत में आपका क्या होगा, एक वार्ड में आपके एक सदस्य होंगे, यानी कि एक पंच होंगे। तो ग्राम पंचायत को मिनिमम 10 से 20 वार्ड में बांटा जाता है, यानी कि एक ग्राम पंचायत में 10 से 20 पंच हो सकते हैं, ठीक। वैसे ही जनपद पंचायत में जाओगे तो 10 से 25 सदस्य हो सकते हैं, और वैसे ही जिला पंचायत में 10 से 35, क्योंकि उतने ही एरिया में बटा होता है, ठीक है। अगर हम बात करें शहरी निकायों की, तो शहरी निकायों में आपका जो नगर पंचायत है, नगर पंचायत में 15 से 40 वार्ड में बटा होता है एक नगर पंचायत। फिर नगर पालिका जो है वो आपकी 15 से 40 में बटी होती है, और नगर निगम जो है वो 40 से 70 में होती है। लेकिन अगर किसी नगर निगम में जनसंख्या ज्यादा हो तो वो मैक्सिमम 85 वार्ड में उसको बांट दिया जाता है, यानी कि आपके 40 से 85 तक मैक्सिमम आपके नगर निगम में सदस्य हो सकते हैं,
क्या ये बातें क्लियर हो गई? ये आप याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद फिर देखिए यहां पर कई सारे प्रश्न आए हैं। क्या प्रश्न आया है कि ये आपका प्रशासनिक प्रमुख और ये आपका राजनीतिक प्रमुख। ओके, याद रखेंगे कि जो जिला पंचायत होता है उसमें जो प्रशासनिक प्रमुख होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, वो होता है जिला पंचायत कार्यपालन अधिकारी, ठीक है, याद रखिएगा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी। वैसे ही जनपद पंचायत में मुख्य कार्यपालन अधिकारी हो जाएगा, याद रखिएगा। और विलेज पंचायत में कौन? विलेज पंचायत में याद रखिएगा ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वही प्रशासनिक प्रमुख होता है, वही सरकार का आदमी होता है, ठीक है। और ये कौन है? ये राजनीतिक प्रमुख है। राजनीतिक प्रमुख कौन? तो मुख्य कौन हो जाएगा? जिला पंचायत में जिला पंचायत अध्यक्ष, फिर जनपद पंचायत में जनपद पंचायत अध्यक्ष, और विलेज पंचायत में ग्राम पंचायत में कौन? ग्राम पंचायत का सरपंच। याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर देखें, एक बार ये चुनाव, जब पंचायत चुनाव हुआ था तो उस समय उस एग्जाम में पूछ दिया गया था कि जो मत पत्र है उसका कलर क्या होता है, ठीक है। तो ये कोई निर्धारित या निश्चित नहीं है कि हर चुनाव में ऐसा ही होगा, ये इलेक्शन कमीशन जो है वो जो निर्वाचन आयोग है वो डिसाइड करती है। उसके आधार पर अगर देखा जाए तो पंच के लिए आपका सफेद कलर का मत पत्र होता है, सरपंच के लिए नीले कलर का होता है, ठीक है। जब सर पे पंच पड़ेगा तो नीले हो जाओगे ना, सरपंच का नीले कलर का होता है। और फिर जनपद प से याद रखना पीला, ठीक है, जनपद के प से याद रखना पीला, वो आप याद रखिएगा। और फिर जिला में गुला, ठीक है, जिला में गुलाबी, ऐसा याद कर लेना, ठीक है, तो याद हो जाता है ना। फिर अगला पॉइंट देखिए, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहा है, देखो न्यूनतम उम्र कितनी होती है चुनाव लड़ने के लिए? तो देखिए भाई, आपका मतदान का प्रयोग करने के लिए, मत के अधिकार का, वोट देने का जो अधिकार है उसके लिए तो 18 वर्ष होना चाहिए। लेकिन अगर आप पंचायत चुनाव लड़ते हैं, चाहे ग्रामीण निकाय हो चाहे शहरी निकाय हो, अगर उसका सदस्य आपको बनना है, पंच और सरपंच का चुनाव लड़ना है यहां पर, या फिर यहां पे जनपद आपका जो नगर पंचायत, नगर पालिका और आपके नगर निगम के अगर सदस्यों का चुनाव लड़ना है तो उसके लिए आपको न्यूनतम 21 की उम्र आपकी होनी चाहिए। अगर कंपेयर कर ले बाकी और भी चुनावों से, तो देखिए विधान परिषद का चुनाव है या राज्यसभा के सदस्य आप बनते हैं तो उसके लिए 30 की उम्र आपकी होनी चाहिए न्यूनतम। वैसे ही विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम जो उम्र है वो क्या है? 25, यानी कि 25 की उम्र आपकी है तो भैया चुनाव लड़ लो, विधायक बन जाओगे भैया, हैं। और उसके बाद फिर अगर आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं या वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं या गवर्नर, राज्यपाल के तौर पे आप बनना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम जो योग्यता है उसके आधार पर उम्र की योग्यता यह है कि 35 वर्ष आपकी पूर्ण होनी चाहिए, ठीक है भैया। तो देख लो आप प्रेसिडेंट बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो, है ना। चलो अब आगे देखें। अब ये यहां पर कूट वाले प्रश्न में कई बार ये वाला एग्जाम में आया हुआ है, क्या कि एक साथ ये जो हमने जैसे 9 अलग अलग पदाधिकारी देखे ना, तो हम ये पूछता है क्वेश्चन ये कि आपका एक साथ कौन कौन से पदों के चुनाव लड़े जा सकते हैं या नहीं लड़े जा सकते हैं। तो मैं इसका एक ट्रिक आपको बताऊंगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। पहले तो देखो आप क्या कर लें कि ये देखो, ये पंच हो गया, ये आपका क्या हो गया? सरपंच हो गया, है ना, याद रखेंगे। फिर आपका इसके नीचे बैठा दो क्या? जनपद पंचायत का जो सदस्य है उसको बैठा दीजिए, और फिर आपका डिस्ट्रिक्ट पंचायत मतलब जिला पंचायत का जो सदस्य है उसको बैठा दीजिए, ठीक है। यही 4 तो हैं जो निर्वाचन से आते हैं, है ना, तो इन्हीं का तो चुनाव हो रहा है। तो ये एक साथ कौन कौन से पद के लिए चुनाव लड़ा जा सकता है, ये यहां पर आपका प्रश्न है। तो याद रखें कि आप इसमें जोड़ी बना दीजिए, चारों को याद कर लीजिए, पंच, सरपंच, सदस्य, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, इनके पेयर बनाइए, पंच सरपंच, फिर इसका पेयर बनाइए, ये पेयर, तो 3 पेयर बन गए। ये तीनों का आपका जो पेयर बना, यानी कि एक साथ पंच और सरपंच का चुनाव लड़ा जा सकता है, एक साथ पंच और जनपद पंचायत के सदस्य का चुनाव लड़ सकते हैं, एक साथ पंच और जिला पंचायत के सदस्य का भी चुनाव लड़ा जा सकता है। अगला पेयर क्या बनेगा? अगला पेयर बनेगा सरपंच का और जनपद पंचायत के सदस्य का, फिर सरपंच का और जिला पंचायत के सदस्य का। इस ट्रिक से याद करिएगा, बहुत अच्छे से आप ये याद हो जाएगा। और फिर अगला एक पेयर बनेगा किसका? जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य का। तो ये जो पेयर्स बने हैं इसके चुनाव एक साथ लड़े जा सकते हैं, याद रखिएगा, ओके, याद रखेंगे, ओके। चलो अब उसके बाद फिर देखो कब नहीं लड़ा जा सकता या किन 2 पदों के लिए एक साथ चुनाव नहीं लड़ सकते। कई बार ये प्रश्न आया है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। आपके सामने ये स्लाइड आया हुआ है भाई, एक साथ 2 ग्राम पंचायत के लिए सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकते। सीधी सी बात, याद रखिएगा कि 2 अलग अलग क्षेत्र नहीं होना चाहिए। 2 ग्राम पंचायत मतलब 2 अलग अलग क्षेत्र हो गया ना। एक व्यक्ति क्या दोनों पर चुनाव लड़ेगा और दोनों में जीत गया तो कैसे संभालेगा दोनों जगह पे एक साथ? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा 2 क्षेत्रों के लिए 2 क्षेत्र और 1 पद नहीं हो सकता। याद रखिएगा 2 पद
और एक क्षेत्र हो सकता है, याद रखें। ओके, चलिए अब देखिए आगे। उसके बाद फिर क्या, दो अलग अलग वार्ड, ठीक है, ग्राम पंचायत मतलब एक ही क्षेत्र है, फिर से दो अलग अलग हो गया। क्या आपका दो वार्ड में कैसे बनेगा, पंच बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, तो याद रखिएगा ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक, उसके बाद फिर जनपद पंचायत का सदस्य दो अलग अलग जो क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र है, वहां से नहीं लड़ सकता, और वैसे ही दो अलग अलग क्षेत्रों से डिस्ट्रिक्ट पंचायत का यानी कि जिला पंचायत का वो जो है सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकता, याद रखेंगे। ओके, चलिए अगला स्लाइड हम लोग आते हैं। ये से बहुत सारे प्रश्न आए हैं ना, कई बार एग्जाम में प्रश्न आए हैं, बिल्कुल याद रखेंगे। ओके, हाँ भाई, अब बात करते हैं कोरम की। कोरम क्या होता है, कोरम या गणपूर्ति मतलब ये कि चुनाव तो हो गए, पदाधिकारी चुन लिए गए, अब उसके बाद फिर क्या, उसके बाद पंचायत को अपना कार्य चालू करना है, तो वो मीटिंग करेंगे, मिलेंगे, है ना। तो याद रखेंगे उस पहली मीटिंग में न्यूनतम जितने सदस्यों की उपस्थिति जरूरी है कार्य चालू करने के लिए, उसको हम कहते हैं कोरम या गणपूर्ति, याद रखेंगे। ओके, जिससे कि पंचायत का काम चालू हो जाए, वो पंचायत की गणपूर्ति कहलाएगी। तो ये गणपूर्ति क्या है और किसके लिए कितना है वो हम लोग जरा देखते हैं। ओके, देखिए अलग अलग संस्थाओं के लिए क्या क्या है। नंबर 1, ग्राम सभा की अगर मीटिंग हो रही है तो ग्राम सभा के लिए याद रखिएगा कि जितने भी मेंबर्स है ग्राम सभा के, ठीक, उसका 1/10 जो है वहां पे उपस्थित होने चाहिए, तब ग्राम जो सभा है उसकी गणपूर्ति पूरी होगी और इस प्रकार से ग्राम सभा के कार्य चालू होंगे। ओके, फिर ग्राम पंचायत की मीटिंग है तो ग्राम पंचायत की बैठक के लिए याद रखिएगा 50% ऑफ टोटल मेंबर्स यानी कि कुल जितने पंच हैं उस ग्राम पंचायत में, उसकी आधे यानी कि 50% क्या होनी चाहिए, उपस्थित होने चाहिए। फिर जनपद पंचायत में आओगे, जनपद पंचायत और जिला पंचायत दोनों में रखिएगा कि कुल जनपद पंचायत के जो सदस्य हैं उनका 1/3 और जिला पंचायत में कुल जितने सदस्य हैं जिला पंचायत के उसका 1/3 यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर उपस्थित होने चाहिए। ये गणपूर्ति है। कई सारे प्रश्न यहां से आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, गणपूर्ति आएगा ही, याद रखिएगा। फिर आपका इन सभी में एक चीज कॉमन है, याद रखेंगे क्या, कि इन सभी में आपका जो गणपूर्ति है उसमें 1/3 महिलाओं की उपस्थिति भी आपको याद रखनी है। 1/3 महिलाओं की उपस्थिति यहां पर याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब अगला हम लोग पॉइंट ले लेते हैं, क्या सीधे मैं आपको लेकर के चलता हूं सरपंच महोदय के पास। देखें, ये देखिए सरपंच महोदय आ चुके हैं, ठीक है, ये हैं सरपंच जी, है ना। ये तो सरपंच पति हैं, लेकिन ऐसा सरपंच पति का वाला कोई पदाधिकारी नहीं होता, मैं आपको बता दूं। ठीक है, सरपंच बनने की क्या योग्यता है या क्या वो चुनाव लड़ा जा सकता है, किस योग्यताओं के आधार पर। देखिए याद रखें कि एक तो ये कि सरपंच प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया है, ठीक है ना, डायरेक्टली बाय ऑल द वोटर्स ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं यानी कि जिनका नाम मतदाता सूची में है, ओके, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो है चुनाव में हिस्सा लेते हैं और वो जो है प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। योग्यता की बात करें तो एक तो यह कि वो पंच के रूप में चुने जाने योग्य हो और दूसरा कि वो किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि सहकारी समिति का सदस्य बनने की योग्यता भी रखता हो। ओके, याद रखेंगे। तो ये आपके सरपंच के लिए वो चुनाव की योग्यता पूरी होती है। लेकिन अयोग्यता की भी बात तो है यहां पर कि कब आप अयोग्य होंगे सरपंच के पद का चुनाव नहीं लड़ने के लिए। ठीक है, देखिए अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा या राज्यसभा के क्या हो, सदस्य हो, तो आप सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकते। ठीक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव यानी कि आप विधानसभा यानी कि विधायक हो, विधानसभा के सदस्य हो तो नहीं लड़ सकते। अगर आप किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी समिति के आप सभापति हैं या उप सभापति हैं तो भी आप अयोग्य हैं सरपंच के पद के लिए। अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं, सदस्य हैं, तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो तो चुनाव नहीं लड़ सकते। आई बात समझ में? ठीक है, और अगर ऐसा हुआ कि आप जो है सरपंच बन चुके हैं तो अब ये बात आती है कि सरपंच के पद से कैसे आपको हटाया जा सकता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां से भी प्रश्न बनता है। देखिए सरपंच को हटाने के लिए, देखिए बड़े टेंशन में लग रहे हैं सरपंच पति, लगता है फोन आ गया है, ठीक है, कि हटाना है। देखिए जरा कैसे हटाना है, कैसे हटाना है रिमूवल। ये कि नंबर 1, अगर वो मीटिंग में गणपूर्ति
नहीं कर पाता है, क्योंकि सरपंच की जिम्मेदारी होती है गणपूर्ति की। ठीक है, तो कोरम कंप्लीट नहीं कर पाए तो उसको हटाने की प्रक्रिया होगी। नंबर 2, अगर सरपंच जो है वो सारे पंचों के द्वारा कहे जाने पर, मांग करने पर भी 3 बार लगातार अगर वो मीटिंग नहीं बुलाता है तो उसको हटाने की प्रक्रिया होगी अंडर सेक्शन नंबर 40। ठीक है, 40 के तहत उसको हटाया जा सकता है। सरपंच को हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव के जरिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए, और अगर मेजॉरिटी हो जाती है। मेजॉरिटी कितनी होनी चाहिए? देखिए, जैसे ही ये होगा कि इनको अविश्वास प्रस्ताव इनके लिए लाया जाए, ठीक है, तो उसके बाद फिर ये कि 3/4 जो पंच जो वहां पे प्रेजेंट है उनका 3/4 यानी कि 3/4 हिस्सा पंचों का अगर वो मेजॉरिटी कर देता है, वोट कर देता है इस पक्ष में कि अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए, तो उनके वोटिंग के जरिए, जो कि कुल पंचों का 2/3 2/3 से ज्यादा होना चाहिए, याद रखिएगा, जितने उपस्थित हैं उनका 3/4 होना चाहिए, और कुल पंचों का यानी कि उपस्थित अनुपस्थित सबको मिला करके वो 2/3 से ज्यादा होना चाहिए, तब वो अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? पारित होता है। और अगर पारित हो गया तो उसके बाद फिर ग्राम पंचायत में वो जो सरपंच है उसको हटना होगा। ओके, ये भी आप याद रखेंगे, यहां से प्रश्न आते हैं। ठीक है, ऑफिशिएटिंग सरपंच की बात करते हैं कि अगर सरपंच के पद का चुनाव किसी वजह से नहीं हो पाया, पेंडिंग है, तो होता यह है कि यह भी कंडीशन है कि पंचों में से ही किसी एक को क्या कर दिया जाता है, जब तक स्थायी तौर पर सरपंच नहीं चुन लिया जाता तब तक उन्हीं में से किसी एक को, पंच में से किसी एक को सरपंच चुन लिया जाता है अंडर सेक्शन 13। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है एग्जाम में, याद रखिएगा। ओके, दूसरी बात, अगर सरपंच जो है अपने पोस्ट से रिजाइन कर देता है तो उसकी जगह भी जो एक कार्यकारी सरपंच के तौर पे, एक्टिव सरपंच के तौर पे जो चुना जाएगा वो उन्हीं पंचों में से ही किसी एक को चुना जाता है। ओके, फिर देखिए, अरे वाह, उप सरपंच जी आ गए हैं, माय फेवरेट कैरेक्टर इन दैट पंचायत सीरीज है। ठीक, उप सरपंच, जरा इनसे बात करते हैं। भाई, उप सरपंच जी जो हैं ये आपके इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि जो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं वो है पंच, और उन्हीं पंचों में से किसी एक को उप सरपंच चुना जाता है। ओके, तो याद रखेंगे कि जो उप सरपंच है वो पंच के तौर पर निर्वाचित हुआ है, लेकिन उप सरपंच के तौर पे वो क्या हुआ है, वो आपका अप्रत्यक्ष रूप से आया है, याद रखेंगे। ओके, दूसरी बात, यानी उप सरपंच के ना 2 रोल हैं। ठीक है, ये डबल रोल है भैया, इनका डबल रोल है। क्या डबल रोल है? एक पंच के तौर पर भी और एक उप सरपंच के तौर पर भी, याद रखेंगे, क्वेश्चन आ चुका है। ओके, उप सरपंच जो है एक पंच है जो कि इलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ उप सरपंच, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, अच्छा, अगर सरपंच जो है ना वो अनारक्षित पद से हैं तो यह देखा जाता है कि जो उप सरपंच होगा वो आरक्षित पद से होगा। ठीक, इस प्रकार से आरक्षण को भी ध्यान में रखा जाता है, याद रखेंगे। अगर मेजॉरिटी का केस हो, ठीक है, उप सरपंच के चुनाव में मेजॉरिटी का केस हो तो सरपंच जो है उसको वोट देने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, उसके वोट को नहीं गिना जाता है। ओके, उसके बाद फिर देखें डेप्यूटी सरपंच, अभी मैंने बताया कि डबल रोल होता है पंच और उप सरपंच का, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। ओके, उप सरपंच जो है वो ग्राम पंचायत जो अलग अलग समितियों में काम करती है उसमें एक जो शिक्षा समिति होती है, एजुकेशन कमिटी, उसका हेड होता है, उसका सदस्य, सॉरी हाँ, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, याद रखिएगा, कौन? उप सरपंच। ठीक है, याद रखें, शिक्षा समिति का पदेन अध्यक्ष होता है कौन? उप सरपंच। फिर उप सरपंच को कैसे हटाएं? इसको हटाया जा सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए हटाया जा सकता है। ठीक है, उप सरपंच जो है इसको रिकॉल नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी रिकॉल्ड एज उप सरपंच। अगर उसको उप सरपंच को हटाया गया है, रिकॉल किया जा रहा है, यानी कि उसको वापस बुलाने की प्रक्रिया हो रही है, तो वो एज अ पंच होगी, क्योंकि याद रखिएगा रिकॉल हमेशा कौन करेगा? जिसने उसको भेजा है वही रिकॉल करेगा। मतलब ये कि जो मतदाता होते हैं ना, मतदाता वोटर्स, वही जो उसको चुनते हैं वही उसको वापस बुलाते हैं। तो रिकॉल जो होता है वो वोटर्स के जरिए होता है, याद रखिएगा। उसके बाद फिर क्या, उप सरपंच जो है वो मीटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, याद रखिएगा। मीटिंग में अगर कोरम कंप्लीट करने की जिम्मेदारी होती है तो वो किसकी होती है? सरपंच की होती है, याद रखेंगे। तो ये उप सरपंच से हमने मिला।
अब देखो बात करते हैं किसके बारे में, पंचों के बारे में। तो देखिए पंच जो होते हैं वो कौन होते हैं, ग्राम पंचायत को अलग अलग क्या कर देते हैं कि लगभग समान समान जनसंख्या के आधार पर अलग अलग वार्ड में बांट दिया जाता है, और फिर उस एक वार्ड से एक सदस्य, एक उम्मीदवार खड़ा होता है जिसको हम पंच कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है ग्राम पंचायत के वार्ड से खड़े होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। पंच जो है वो प्रत्यक्ष रूप से आएगा, यानी कि इनका निर्वाचन होगा, मतदान का प्रयोग करके, मतों का प्रयोग करके इनको लाया जाएगा। ओके, अगर इक्वलिटी हो जाए वोट्स की इलेक्शन में, तब क्या करते हैं कि जो द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी यानी कि जो प्राधिकारी होता है वो डिसाइड करता है, कैसे, लॉट सिस्टम से डिसाइड करता है कि कौन जो है जो है पंच बनेगा। ओके, ये हमको याद रखना है। अच्छा, पंचायत में मिनिमम कितने, 10 से 20 वार्ड में बटा होता है ना, यानी कि पंचों की संख्या कितनी होगी, पंचों की संख्या आपकी 10 से 20 तक होगी, याद रखेंगे। ओके, चलिए फिर आगे बढ़े। अब बात करते हैं भैया किससे, ग्राम पंचायत सचिव से। मैं नहीं, ये भाई साहब। ठीक है, क्या कर रहे हैं, देखिए सचिव जी क्या कर रहे हैं, रिंकिया के साथ चाह पी रहे हैं ऐसे काम होता है क्या सचिव का, देखते हैं जरा क्या काम होता है। भैया ग्राम पंचायत सचिव जो है ये जो है प्रशासनिक प्रमुख होता है ग्राम पंचायत का, क्योंकि इसके पास कार्यकारी शक्तियां होती हैं सरकार की। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है, याद रखें कि ग्राम पंचायत की जो कार्यकारी शक्तियां हैं, एग्जीक्यूटिव पावर है, वो इसके पास होता है, इसके पास। ठीक है ना। और ये जो ग्राम पंचायत सचिव होता है ये प्रशासनिक प्रमुख होता है, याद रखेंगे। अगर सरपंच जो है मीटिंग बुलाता है तो वहां पर याद रखना है कि पहली मीटिंग जो है वो ग्राम पंचायत की वो सचिव बुलाता है, ये इसका काम है। ओके, ठीक है, हाँ मीटिंग बुलाएगा फिर चाय पिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेक्रेटरी टू प्रिपेयर द रिकॉर्ड्स। ग्राम पंचायत का सचिव, प्रशासनिक प्रमुख, तो जितने भी याद रखिएगा कि रिकॉर्ड बनाना है, ग्राम पंचायत से संबंधित जो भी आपके पेपर वर्क करने हैं, मीटिंग जो होती है उस मीटिंग में क्या क्या एजेंडों पर बात हुई, माइन्यूट्स उसका तैयार करना, पेपर उसका मीटिंग का रिकॉर्ड रखना, ये सब किसका काम है, इसी का काम है। अच्छा, अगर मीटिंग होती है तो मीटिंग में आय और व्यय का ब्यौरा देना, वो भी किसका काम है, वो भी ग्राम पंचायत सचिव जी का ही काम होता है, याद रखेंगे। ओके, अच्छा एक और बात याद रखें कि अगर ग्राम पंचायत सचिव का कोई रिश्तेदारी वाला एरिया हो या उसका खुद का कोई गांव या क्षेत्र हो, तो ऐसे क्षेत्र में उसकी नियुक्ति नहीं की जाती है, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि जो राज्य सरकार होती है, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग और जिला पंचायत, ये सब जो है क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, इवेल्युएट करते हैं और गाइड करते हैं ग्राम पंचायत के कार्यों के लिए। ओके, उनकी एक्टिविटीज के लिए, याद रखिएगा। ठीक, अरे ऐसी एक्टिविटी नहीं भैया, ग्राम पंचायत की एक्टिविटी। ओके, तो याद रहेंगी ये बातें। आज हम लोग इस सेशन में मिले हैं ग्राम पंचायत के सरपंच, पंच, उप सरपंच और पंचायत सचिव जी से। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि यहां से आज के सेशन बहुत सारे महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स हमने कवर किए, टॉपिक कवर किए। ठीक है, अगर आपको जो है ये पंचायत से संबंधित क्वेश्चंस करने हैं तो जरूर इसके ऑब्जेक्टिव्स लगाइएगा। हमने यहाँ पर टू द पॉइंट फैक्ट वाइज हमने बात की है इस सेशन में, ताकि प्रीलिम्स या वनडे एग्जाम्स जो हैं उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके कवर हो जाएं। ओके, ठीक है, तो इस वीडियो को बार बार सुनिएगा। अगर क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं फास्ट मोड पे जा करके मैंने ये आपका पूरा बताया है। आपके यूट्यूब में फंक्शन अवेलेबल है, स्पीड कम कर लो, सुन लो, रिपीट कर लो, रिवाइज कर लो, बार बार सुन लो, आपके ऊपर है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये पसंद आया वीडियो लेक्चर तो ऐसे ही सेशंस के लिए हमको और प्रोत्साहित करने के लिए कमेंट जरूर करिए, अच्छे अच्छे कमेंट करना यार, बड़ी मेहनत लगती है। ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।